हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहां से आंकिक प्रश्न जो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, मैंने इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं को लिया है और ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड में आते भी रहते हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं उन क्वेश्चनों की जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं और अब भी आने की संभावना है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो मैंने इसमें फिजिकल के जितने भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आते हैं उन्हीं को लिया है। तो चलिए आइए करते हैं एक एक करके यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन को। पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है क्या पूछा है, मोलरता इसमें पूछी है। तो मोलरता का आपका सूत्र पता हो, मोलरता कहते किसको है। मैं एक बार इसका सूत्र लिख देता हूं और फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, मोलरता होती है, मोलरता का जो फार्मूला होता है वो होता है W/M गुना V, और V जो होता है लीटर में। ये होती है मोलरता। अब देखिए दिया क्या है, विलय की मात्रा दी है सोडियम क्लोराइड की कितनी, 5.85 ग्राम। ये जो ग्राम में मात्रा होती है ये होती है विलय की मात्रा। इसको लिख लीजिए, छोटा W दिया है 5.85 ग्राम। सबसे पहले आपको उन यूनिट को लिखना है जो आपके क्वेश्चन में है। अब तत्व का नाम देखिए, विलय पदार्थ कौन सा है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। इसका निकालिए अनुभार। अनुभार निकालते कैसे हैं, Na का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23 और प्लस Cl को होता है 35.5। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 58.5। ये आ गया अनुभार, W भी आ गया, अनुभार भी आ गया। अब देखिए विलयन कितना है, 200 ml। 200 ml अर्थात V की मात्रा कितनी दी है, 500 ml। लेकिन फार्मूले में लिखनी होती है लीटर में, तो इसको लीटर में चेंज कर लीजिए। लीटर में चेंज करने के लिए इसको आपको भाग करनी है 1000 से। इस तरीके से ये आ जाएगा 0.5 लीटर। तो तीनों की तीनों यूनिट आपके पास आ गई। छोटा W विलय की मात्रा, अनुभार भी आ गया तत्व का जो घुला हुआ है, और लीटर भी आ गया। जब ये तीनों आपको फार्मूले में दिए गए हैं, आपके क्वेश्चन में है, तो फार्मूले में पुटअप करिए और आंसर देखिए क्या आता है। इसमें फार्मूले में पुटअप कर देते हैं। छोटा W कितना है, 5.85 बटे अनुभार कितना है 58.5 और गुना V कितना था 0.5। पॉइंट से ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे और ये कैंसिल हो गया एक बार, तो 1/5 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5 M। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन मोलरता का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये बोर्ड में लगातार आता है और आया हुआ भी है। पिछले साल भी ये आया हुआ क्वेश्चन था। तो इस तरीके से अगर मोलरता आपको निकलवाए तो आप इस तरीके से आप मोलरता निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखो क्या दिया है, 4.5 ग्राम। जब भी एक ग्राम में मात्रा दी हुई होती है यह होती है विलय की मात्रा। एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका अनुसूत्र भी आपको दिया हुआ है को 600 ग्राम जल में, देखो 600 ग्राम जल, 2 बार ग्राम में मात्रा दी है, तो आप ध्यान रखना है जो छोटी मात्रा है उसे तो लिखो छोटा W। कितना दिया है 4.5 ग्राम, और जो मात्रा दी है बड़ा W ये लिखो ऐसे 600 ग्राम। जब ग्राम में मात्रा दी होती है उसे कहते हैं W, छोटी मात्रा को छोटा W, ज्यादा मात्रा को बड़ा W। ये लिख लीजिए। जो विलय की मात्रा दी है उसका हमेशा अनुभार निकालो, यानी कि M निकालेंगे हम एथिलीन ग्लाइकॉल का। देखो क्या है, C6H6O2। इसका अनुभार निकालना सिखाते हैं। कार्बन का होता है परमाणु भार 12 गुना C के दिए हैं 2, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 गुना 6 अणु है इसके, तो 6 से गुना, प्लस O का अनुभार होता है 16 और गुना 2। इसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 32। जब इनको जोड़ोगे 6 4 10 2 12, 3 2 5 और 1 6, 62 आ गया। इसका अनुभार निकल का आया 62। 6 2 8 9 10 2 12, 3 2 5 62।
ये आ गया अनुभार एथिलीन ग्लाइकॉल का यानी कि छोटा एम। अब निकालना क्या है, हिमांक में अवनमन। देखो हिमांक में अवनमन पूछा तो इसका फार्मूला होता है, आप फार्मूला समझिए पहले तो, डेल्टा टी एफ बराबर के बी गुना मोललता। ये फार्मूला आप याद रखना, के एफ सॉरी एफ है ना, के एफ मोललता, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले के द्वारा ही आप फार्मूला बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको मोललता नहीं दी, तो मोललता नहीं दी तो मोललता का सूत्र खोल के आप लिखिए, यहां कर देते हैं। तो निकालना क्या है आपको, हिमांक में अवनमन। देखिए डेल्टा टी एफ बराबर, अब के एफ का मान, जल के लिए के एफ का मान होता है 1.86। ये हमेशा याद रखना, चाहे दिया हो या ना दिया हो अपने तरफ से ये रख लेना जल के लिए हिमांक का, क्योंकि जल की बात की है तो हिमांक में अवनमन ये निश्चित होता है 1.86 गुना। अब मोललता, देखो मोललता का सूत्र होता है, आपको यहां बता दूं, मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर होता है W/M गुना बड़ा W और गुना 1000, ये होता है मोललता। अब ये मोललता का जो फार्मूला है यहां इसमें रख दीजिए, इस फार्मूले को यहां रख दीजिए, W गुना 1000 बटे M गुना बड़ा W। इस फार्मूले में आप मान पुटअप करिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए 1.86 गुना छोटा W कितना दिया है 4.5 ग्राम और गुना 1000 बटे अनुभार कितना दिया है, देखिए अनुभार निकाला था आपने 62 और गुना बड़ा W कितना है 600 ग्राम 600। तो जब आप इसको हल करेंगे, कैंसिल ये हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 270 डेल्टा टीएफ का मान आएगा 2.25, ये आ जाएगा हिमांक में अवनमन। तो इस तरीके से, अच्छा हिमांक में अवनमन पूछा, ये आया है अवनमन स्थिरांक 2.5 जो आया है ये डेल्टा टीएफ का मान आया है, लेकिन आपसे पूछा हिमांक में अवनमन। जब भी आपको हिमांक में अवनमन निकालना हो यानी कि F2 अगर आपको निकालना हो तो एक बात ध्यान रखना, 273 होता है टेम्परेचर, तो 273 में से आप घटा देंगे 2.25 तो आंसर आ जाएगा 270.75। इस तरीके से यहां ध्यान रखना, अगर हिमांक में अवनमन पूछा है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अगर हिमांक में अवनमन दिया है तो जो आपका आंसर आएगा वो अवनमन स्थिरांक रहेगा और उसको 273 में से घटा दीजिए तो हिमांक में अवनमन आ जाएगा। अगर यही पूछता हिमांक अवनमन स्थिरांक तो आंसर 2.25 होता, लेकिन इसने पूछा है हिमांक में अवनमन तो 2.25 घटा दीजिए। इस तरीके से आप ये इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी से कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने उन्हीं को लिया है। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं उन्हीं की प्रैक्टिस करा रहा हूं जो एग्जाम में आए हैं और इसी टाइप के एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, जितने भी फिजिकल को आपकी केमिस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 72 ग्राम जल 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल अंश, देखो मोल अंश ज्ञात करने हैं, दोनों के निकालने हैं, जल के भी निकालने हैं और दूसरा क्या है एथिल एल्कोहल, दोनों के मोल अंश निकालने हैं। देखो मोल अंश का आप समझिए कैसे निकलते हैं, जो ये विलियन होता है आप पहले इसमें समझिए, इस विलियन में एथिल एल्कोहल भी है और जल भी है, ये जो विलियन है इसके अंदर जल और एथिल एल्कोहल दोनों है। अब अगर आपको एथिल एल्कोहल का मोल निकालने हैं, मोल अंश, तो जिसके निकालने हैं, अगर इसके निकाल रहे हैं तो इसके मोल रखे ऊपर और नीचे, टोटल दोनों के मोल वे रखते हैं नीचे, n प्लस बड़ा n, ये होता है मोल अंश। जिसके भी आपको मोल अंश निकालने हो, क्योंकि इसमें दो विलय है, दो चीज विलय है, एथिल एल्कोहल और जल, जिसके भी आपको मोल प्रभाज्य निकालने हो उसी के मोल ऊपर रख दीजिए और नीचे हमेशा टोटल आता है, विलियन के मोल आते हैं नीचे, बस ये होता है मोल अंश। चलिए सबसे पहले आपको मोल पता हो, मोल निकलते कैसे हैं, छोटा n कैसे निकालते हैं। देखो अगर मैं बात करूं जल की बात करते हैं, यहां लिया मैंने जल, सबसे पहले आप में मोल निकालने आने चाहिए छोटा n, जल के हम मानेंगे छोटा n, ये निकालना आना चाहिए मोल। मोल कैसे निकलता है ये समझिए, जितनी मात्रा दी रहेगी
उसी के अनुभार से उसको भाग कर दे तो मोल निकल के आ जाएंगे। देखो मैं क्या बता रहा हूं, जल के लिए अगर हम निकालते हैं छोटा n, तो इसका फार्मूला होता है W/m, यानी कि मात्रा कितनी दी है 72 ग्राम जल के लिए, और जल का अनुभार होता है 18। जब आप निकालोगे H2O का 2 गुना ये 18 आ जाएगा, 18 चौक 72, तो जल के मोल आ गए 4, तो इसमें जल के मोल आ गए 4 टोटल, ये तो पता चल गया। अब एक बार निकाल लो एथिल अल्कोहल के मोल, यानी कि C2H5OH, इसके भी मोल निकाल लीजिए जिसे हम बड़े एन से प्रदर्शित करेंगे, तो इसका भी सूत्र हो जाएगा बड़ा W बटे बड़ा M। क्लियर। अब देखिए बड़ा W कितना दिया है 92 ग्राम, 92, और एथिल अल्कोहल का हम क्या निकालेंगे अनुभार निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा, यहां निकाल के दिखा देता हूं, 2 गुना, क्योंकि यहां 2 है और कार्बन का होता है परमाणु भार 12, प्लस 5 गुना जल का होता है 1, क्लियर, O का होता है प्लस 16, ये नोट करते रहना, प्लस H का होता है 1, इनको जोड़ के देख लेते हैं, 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16, इसको देखिए, इनको अगर आप निकालेंगे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 5 16, अरे चला हाँ, तो आप देखें तो कितना हो जाएगा, प्लस 1 भी है, ये रहा 16 24, 24 और 16 कितना हो गया 40, अच्छा 46, इसका आ जाएगा अनुभार 46, तो इसको हम भाग कर देंगे 46 से, तो 46 दूनी 92, तो ये आ जाएगा 2। इस तरीके से सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन दिया है मोल अंश का, या तो वो मोल में होता तो फिर तो आप सूत्र में पुट अप करते मान आ जाता, लेकिन अगर मात्रा के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो सबसे पहले इनको मोल में बदलो, और मोल में कैसे बदलते हैं, अनुभार जो ग्राम में मात्रा है उसी के अनुभार से उसको भाग कर दो तो मोल आ जाते हैं, जैसे मैंने किया। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आने की संभावना है, ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले अगर हम निकालते हैं जल के मोल प्रभाज, H2O के मोल प्रभाज, क्लियर, मोल प्रभाज अगर हम निकाल रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया है जिसके भी मोल प्रभाज आप निकाले उसी के मोल ऊपर रखिए, तो अगर जल के निकालना है तो फार्मूला ये बन जाएगा, यानी कि 4 बटे छोटा n, फिर 4 प्लस 2, इस तरीके से ये मोल निकल के आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 बटे 6, 4 बटे 6 को लिख सकते हैं हम, जब इसे काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये आ जाएगा 3 छंग 0.667, इस तरीके से ये आ जाएंगे जल के मोल प्रभाज। जब इसे भाग करेंगे तो यही आ जाएंगे जल के मोल प्रभाज। जब एक यूनिट के आपको मोल प्रभाज पता चल गए और दूसरी यूनिट के मोल प्रभाज निकालते हैं, क्योंकि टोटल मोल प्रभाज का मान होता है 1, तो इसको 1 में से घटा दीजिए, एथिल अल्कोहल के भी आ जाएंगे। जब एक यूनिट के मोल प्रभाज निकाल लेते हैं तो दूसरी यूनिट के, जैसे अब आपको निकालना है C2H5OH के मोल प्रभाज, के मोल प्रभाज, या तो फिर फार्मूले में लगा दीजिए, या तो फार्मूले में लगा दीजिए, अन्यथा 1 में से इसको घटा दीजिए, क्योंकि टोटल मोल प्रभाज का मान होता है 1, विलियन में टोटल मोल प्रभाज का मान होता है 1, इसलिए जब 1 में से इसे घटाएंगे 0.667, तो आंसर आ जाएगा 0.333। इस तरीके से 1 में से घटा के दूसरी यूनिट के मोल प्रभाज आसानी से निकाले जा सकते हैं, या आप इसमें फार्मूला भी लगा सकते थे, जो बड़ा n बटे छोटा n प्लस बड़ा n, जिसके मोल प्रभाज निकालने हैं उसके ऊपर और बटे नीचे, ये इसमें मान रखते ही ये मान भी आ जाएगा। तो इस तरीके से मोल प्रभाज के सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैंने आपको यहां समझाए हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखिए, 6 ग्राम यूरिया, इस पे जरूर ध्यान दे, घुलने वाली चीज कौन सी है और मात्रा ज्यादातर ग्राम में रहती है। 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुला है, कवथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। कवथनांक में उन्नयन, देखो कवथनांक में उन्नयन की गणना पूछी है और जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया है 0.52 किलोग्राम केजी मोल माइनस 1। अब आप समझिए, सबसे पहले यूनिट लिखिए जब भी ये सवाल करे, 6 ग्राम छोटा w, ये दिया है 6 ग्राम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आने की संभावना है, यहां से क्वेश्चन बनता है। यूरिया, यूरिया का फार्मूला होता है देखो NH2CO NH2, इसका अनुभार निकाल लेंगे, अनुभार देखिए कैसे निकलेगा, N का होता है 14 परमाणु भार, प्लस 2 है हाइड्रोजन के, गुना हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1, प्लस C,
C का परमाणु भार होता है 12 प्लस O का परमाणु भार होता है 16 प्लस N का परमाणु भार 14 प्लस 2 गुना 1। इस तरीके से आप इसे देखिए 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 14 कितने हो गए 30, ये हो गए दोनों के 30 और 14 15 16 और 14 30 30 60। देखो टोटल हो गए 60, टोटल आ गए 60, तो इसका अनुभार आ जाएगा 60। क्लियर। इस तरीके से आप देखिए अनुभार निकाल लीजिए। अब आगे क्या दिया है 200 ग्राम जल, बड़ा डब्लू भी दिया है 200 ग्राम, ये बड़ा डब्लू दिया है। और आपसे पूछा ये दिया है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि Kb का मान, मोलल जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं Kb, यानी कि B मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ये मान कितना दिया है 0.52। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया है आप उनको यहां नोट कर लीजिए। अब जो पूछा है उसका फार्मूला लगाइए। फार्मूला आपको एक ही बताता हूं और उसी से निकलता है। फार्मूला हमेशा आप जब भी याद करें डेल्टा टीबी बराबर के बी गुना मोललता, यही वाला फार्मूला लर्न करें। अगर मोललता दी होती क्वेश्चन में तो सिर्फ गुना करके ही मान आ जाता, लेकिन अब आप देखिए मोललता नहीं दी, डब्ल्यू के अकॉर्डिंग दिया है। इस अकॉर्डिंग ही सूत्र को खोल लीजिए, मोललता का मान लिख दीजिए, आपका यह हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर के बी गुना मोललता का सूत्र खोलिए, छोटा डब्ल्यू अपॉन छोटा एम गुना बड़ा डब्ल्यू और 1000 ऊपर। और अब इसमें मान रखिए डेल्टा के बी का मान कितना दिया है देखो 0.52 गुना छोटा डब्ल्यू कितना दिया है 6 गुना 1000, अनुभार कितना निकल के आया है 60 और गुना बड़ा डब्ल्यू कितना दिया है 200। अब इसको हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे और बढ़ जाएगी, 2 3 जीरो तो ये कैंसिल। क्लियर। और 6 से ये 6 काट दीजिए, जीरो रह जाएगी नीचे 2। तो अब इसे देखिए ये हो जाएगा 52 बटे 200, 2 गुना 100 कर लीजिए अलग ऐसे, क्योंकि एक जीरो यहाँ की रह गई एक जीरो यहाँ रह गई, तो 2 से ये काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 छिक 12, 26 बटे 100 यानी कि 0.26, 0.26, 2 जीरो थी ना नीचे, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 0.26 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही इजी से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसमें से कोई भी यूनिट आपसे पूछी जा सकती है, बस इस फार्मूले का प्रयोग करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं अगर इस उसमें से कोई भी मान आपसे निकलवाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 4.5 ग्राम प्रति मोल, देखो एक मान 20 डिग्री सेल्सियस पर कहा है और मान दिया है 4.5 ग्राम। विलियन का प्रासरण दाब का क्वेश्चन दिया है, 3.2 वायुमंडल है। विलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान भी दिया है 342 m। अब सबसे पहले जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसकी यूनिट लिखिए। देखो 20 प्रासरण दाब का जो सूत्र होता है P बराबर CRT, ये होता है। और आपसे निकलवा रहा क्या रहा है इसमें विलियन स्थिरांक का मान। देखो विलियन स्थिरांक का मान निकलवा रहा है, आपको सूत्र तो यही याद रखना है। तो R बराबर हो जाएगा, R आपसे पूछा है P/CT, ये फार्मूला बन जाएगा P/CT। अब आप इसमें देखिए C का मतलब है यहां मोलरता, C होती है मोलरता, इसमें मोलरता नहीं दी, मोलरता का मान नहीं दिया, तो मोलरता का फार्मूला खोल दीजिए। मोलरता का फार्मूला होता है P/, देखो मोलरता होती है W/m गुना V और ये होती है लीटर में, तो ये फार्मूला यहां खोल देंगे हम, W/m, m ऊपर चला जाएगा, W/m लिखेंगे, m ऊपर और गुना V और गुना ऊपर यहां क्या बचा T, तो ये फार्मूला बन जाएगा R का, ये वाला फार्मूला। बस यहां मोलरता का हमने फार्मूला खोला है। अब देखिए मान कैसे रखने हैं। P का मान दिया है प्रासरण दाब 3.2, ये रखिए 3.2 गुना अनुभार किसका निकालना है, इसमें अनुभार दिया है खुद ही 342, तो 342 यहां रख देते हैं बटे
छोटा डब्लू कितना दिया है 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, गुना वी कितना दिया है देखो प्रति लीटर, प्रति लीटर का मतलब वी है 1 लीटर, और गुना टी देखे टेम्परेचर, ये 20 डिग्री सेल्सियस दिया है टेम्परेचर, इसको केल्विन में बदलिए यानी कि 273 प्लस 20 कर दीजिए और ये हो जाएगा 293, ये आ जाएगा 293। इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.083। इसे पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से प्रसारण दाब के भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। आया पॉइंट समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो लगातार बोर्ड में आता ही आता है, आप इसको भी देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित सेल का विभव ज्ञात कीजिए। कोई सेल है जिसके अंदर ये अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया को जरा ध्यान से देखिए। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है इस समीकरण के अकॉर्डिंग, अगर हम इस समीकरण को देखें तो कहां ऑक्सीकरण हो रहा है और कहां अपचयन हो रहा है, ये आपको समीकरण के अकॉर्डिंग पता लगा लेना है। पता कैसे लगाएंगे? Zn को Zn के साथ ऐसे लिखिए, Zn 2 पॉजिटिव। अब आप देखो यहां ऑक्सीकरण संख्या है 0 और इधर हो रही है 2, तो ऐसा अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही लिखे और ये हो जाता है ऑक्सीकरण। ये हुआ इसमें ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण हमेशा होता है एनोड पर। यह भी आपको ध्यान देना है, ऑक्सीकरण कहां हुआ है? एनोड पर, यह जरूर पता हो। ऑक्सीकरण अगर इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो होता है एनोड पर। अब Ag को देखिए, Ag को Ag में देखिए, 2Ag इसके ऊपर है एक पॉजिटिव और दूसरी तरफ हो रहा है 2Ag। अब आप यहां देखिए, यहां 2 पॉजिटिव है और इधर 0, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ते हैं या ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो वो होता है अपचयन। अपचयन, और अपचयन की क्रिया होती है कैथोड पर, यह भी आपको पता हो, अपचयन की क्रिया होती है कैथोड पर। और अब आपसे क्या पूछा है? सेल विभव। सेल विभव का जो फार्मूला होता है ए नोट सेल बराबर ए नोट कैथोड माइनस ए नोट एनोड, ये वाला फार्मूला होता है। इस फार्मूले में कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? Ag वाली। Ag का मान यहां दिया है, देखो ये रहा। तो इस फार्मूले में मान रख देंगे, प्लस के कितना है 0.80 वोल्ट, माइनस, और माइनस एनोड पे, एनोड हो रहा है Zn पे, तो Zn का मान कितना दिया है? माइनस के 0.76। जब इसको ऐड करेंगे यह हो जाएगा प्लस 0.80 और माइनस माइनस प्लस 0.76, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा प्लस के 1.56 वोल्ट। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड में आता है, अभिक्रिया दी रहेगी, उसमें आपको ऑक्सीकरण और अपचयन देख लेना है और फिर ऐसे आपको क्वेश्चन करके आना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और लगातार आता है। ये वाले क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो इसके लिए आपको फार्मूला जरूर पता हो। सबसे पहले देखिए, 298 केल्विन पर 0.20 एम मोलता दी है KCl विलयन की चालकता दी है इतनी, यानी कि ये जो विलयन की चालकता है इसे कहते हैं कापा। कापा का मान दिया है 0.248, ठीक है ना। और क्या निकालनी? मोलर चालकता। इसकी मोलर चालकता पूछी, यानी कि लैम्डा 0 m पूछा है आपसे। और ये जो दिया है ये दिया है C, मोलर तो जो दी है वो होती है C, इसे हम प्रदर्शित करते हैं C से। C बराबर दिया है 0.20 m, मोलर था, m से मतलब मोलर था, ये आपको क्वेश्चन में दी है। बस इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, लैम्डा m बराबर होता है कापा गुना 1000 बटे मोलरता। ये फार्मूला होता है मोलर चालकता निकालने का। इस फार्मूले में जैसे ही मान रखेंगे, देखो कापा का मान कितना दिया है 0.248 और गुना 1000, और मोलरता कितनी दी है? C का मान कितना दिया है? C का मान दिया है 0.20। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अक्षर थे, यहाँ 3 थे अंक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देना, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 1 जीरो आ गई, तो ये आंसर आ जाएगा 1240। इस तरीके से आप मोलर चालकता वाले क्वेश्चन भी बहुत इजी से कर सकते हैं, बस आपको फार्मूला ध्यान हो।
तो ये क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं क्वेश्चन को करा रहा हूं जो बोर्ड में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अब समझिए CuSO4 विलयन को 1 एम्पियर, एम्पियर का मतलब हुआ धारा दी है आपको आई बराबर कितना दिया है 1 एम्पियर। सबसे पहले इनको नोट करिए, कितने सेकंड तक विद्युत अपघटित किया जाता है 900 सेकंड तक, ये दिया है टी का मान, टी बराबर 900 सेकंड तक कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए, कॉपर का द्रव्यमान, और यू दिया है, सीयू का मान दिया है 63। देखो सीयू का जो अनुभार दिया है वो दिया है 63। अब आप जरा एक बात समझिए, क्या पूछा आपसे, कैथोड के द्रव्यमान, W बराबर सूत्र होता है EIT अपॉन N गुना 96,500। अब आप जरा इस फार्मूले को लर्न रखना, फैराडे के द्वितीयक नियम से ये फार्मूले से मान निकाला जाता है द्रव्यमान का, ये आपको सूत्र पता हो। E तुल्यांकी भार कहते हैं E को। अब E कहां से आएगा, जितना भी अनुभार किसी तत्व का दिया है, अब आप इसमें पहले तो ये देखें तत्व कौन सा दिया था CuSO4, जब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Cu पॉजिटिव पॉजिटिव दो ऐसे Cu पॉजिटिव पॉजिटिव में टूट जाएगा, तो यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है 2, तो n का मान तो आ जाएगा 2। अब आप देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है उससे भाग कर दीजिए तो वो तुल्यांकी भार आ जाता है, तो ये 63/2 आप इस फार्मूले में रख दीजिए, ये इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। हम लिखते हैं 63/2, क्लियर। और आई का मान कितना दिया है 1 गुना टी का मान कितना दिया है 900 बटे एन कितना आया है 2 गुना 96,100, ये फार्मूले में ही दिया हुआ है। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन करके आ जाएगा 0.29937 ग्राम। इस तरीके से बस आपको सवाल करने का तरीका पता हो, तुरंत आप द्रव्यमान निकाल सकते हैं फैराडे के द्वितीयक नियम से। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 सेकंड में अभिक्रिया का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। देखो जितने भी समय में कोई तत्व अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, कितने समय में रह रहा है ये आधा, 40 सेकंड में, तो ये हो जाता है इसका टी हाफ, आधायु कितना हो जाएगा 40 सेकंड। ये बात ध्यान रखना, 40 सेकंड में प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो उसको कहते हैं आधायु, ठीक है। अब क्या निकालना है इसका, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी कि k का मान पूछा है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का फार्मूला होता है k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में आप डायरेक्ट मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ का मान दिया है 40, और जब इसको करेंगे तो 1.73 गुना 10⁻², सेकंड -1 आ जाएगा। अब ये अगर आप समझना चाहते हैं कैसे आया, तो देखो दशमलव हटाओ तो 3 जीरो और बढ़ जाएगी, और जब 4 से इसे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 × 4, 4 × 7 28, 4 × 12 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा 173 पॉइंट कुछ बटे 4 गुना 10⁻3 1 2 3 4 हो रही है, ठीक है। लेकिन जब आप 2 अंक आगे आएंगे, 4 तो हट गया, 2 अंक आगे आएंगे तो हो जाएगा 1.73 गुना 10⁻², क्योंकि 2 अंक आगे दशमलव लगा रहे हैं तो 2 हट जाएंगे, 4 से -2 इसलिए आया, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सीधा डायरेक्ट फार्मूले में भी क्वेश्चन के मान पुटअप करके निकाल सकते हैं। तो ये आया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही सवाल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्वेश्चन। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अब के k का मान दिया, वेग स्थिरांक कहते हैं k को, इसका मान दिया है 0.693 मिनट -1 है। इस अभिक्रिया की आधायु, अब क्या आधायु पूछी, आधायु पूछा है, अभी फार्मूला बताया था आपको k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, टी हाफ आपको निकालना है, इसको रखो एक तरफ, तो बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ का मान दिया है, k का मान दिया k यहां आ जाएगा ना, k इसकी जगह 0.693, और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया 1 से,
तो इस तरीके से इसका मान आ जाएगा 1, चाहे अर्धायु निकलवाए चाहे वेग स्थिरांक निकल आए, फार्मूला यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी आपके क्वेश्चन आएंगे इससे अलग नहीं आएंगे, जो मैंने इसके वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट के पश्चात किसी पदार्थ का सांद्र अपने प्रारंभिक सांद्रता का 99% अवशिष्ट रह जाता है, यानी कि 99% तो अपघटित हो गया, बचा कितना 1%। जब भी परसेंट वाला क्वेश्चन आया हो और प्रारंभिक मात्रा ना दी हो तो मान लेना, माना प्रारंभिक मात्रा, तत्व की प्रारंभिक मात्रा जो माननी है ए बराबर मान लेना 100 ग्राम है। अब आप मुझे बताओ 99% तो निकल गया, तो बचा कितना 1, तो a माइनस एक्स, तो a का मतलब हुआ 100 में से 99 गया तो बच जाएगा 1 ग्राम। ये बात याद रखना, 99% का मतलब है 100% अगर आपने माना है तो उसमें से 99 गया, 1 बचा। अब t कितना दिया है 100 मिनट, t का मान दिया है 100 मिनट और पूछा क्या है वेग स्थिरांक, तो इसका मान होता है k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। इसके ऊपर क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया जरूर पता हो और इसमें मान रखिए। देखो 2.303 अपॉन टी का मान कितना है, टी का मान दिया है 100 और log a का मान कितना माना था हमने 100 बटे 1, तो 100 को हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 100 log 10 की घात 2, ऐसे लिख दीजिए 10 की घात 2 100 का मान। तो हम इसे लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 100 और log 2 log 10, 2 log 10, क्योंकि 10 की पावर जो होती है वो बाहर आ जाती है और log 10 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 2.303 गुना 2, log 10 का मान हो गया 1, 1 की गुना करेंगे 2 में तो 2 ही आ जाएगा बटे 100। अब इसकी गुना करिए, ये दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 0 और आ जाएगी, इसकी गुना करते हैं 2 3 6 0 2 3 6 2 दूनी 4 और बटे के नीचे कितनी जीरो है 1 2 3 4 5, 10 की घात 5, तो 5 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो मैंने इस वीडियो में कराए हैं पूरी फिजिकल के वे क्वेश्चन कराए हैं जो लगातार बोर्ड में नाम की रिएक्शन की अगर हम बात करें, पहला ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है हेलो एल्केन या हेलो एरीन। पहले ही चैप्टर में जो नाम की रिएक्शन है वो है वोल्टेज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये जो अभिक्रियाएं हैं लगातार एग्जाम में आती हैं, नाम से भी आती है और दूसरे तरीके से भी पूछी जाती है। इन अभिक्रियाओं को समझने से पहले आपको एल्किल ग्रुप के बारे में समझना होगा। देखिए एल्किल ग्रुप किसको कहते हैं, आर, यह होता है एल्किल ग्रुप और इसका जो अनुसूत्र होता है CnH2n+2 ये एल्किल ग्रुप का सूत्र होता है। इसका मतलब जितने आप कार्बन की संख्या लिखेंगे, अगर आपने कार्बन की संख्या लिखी है 3 तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी दोगुना करके 1 जोड़ दीजिए 7, तब इसको हम कहेंगे प्रोपिल। ये क्या हो जाएगा प्रोपिल। इसी तरीके से आपने अगर कार्बन की संख्या ली है 2 तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी दोगुना करिए 2 दूनी 4 और 1 5, तब इसको हम कहेंगे एथिल ग्रुप। इसी तरीके से अगर आपने कार्बन का लिया है 1 तो हाइड्रोजन के हो जाएंगे 3 और इसको कहेंगे हम मैथिल। तो यही होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप समझने के बाद अब आप समझिए एराइल ग्रुप के बारे में। एराइल ग्रुप जिसको हम प्रदर्शित करते हैं AR से, ये होता है एराइल ग्रुप। अब ये कैसे निकाला जाता है, जो बेंजीन की रिंग होती है, ये बेंजीन, इसका अनुसूत्र होता है C6H6। जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए, बेंजीन की रिंग से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो हमें एराइल समूह प्राप्त होता है। यह होता है एराइल समूह और इसे लिखा जाता है C6H5 और इसे कहते हैं हम फेनिल। अब बस इतना आपने समझ लिया हो तो आइए ये वोल्टेज अभिक्रिया कैसे बनाई जाती है उसके लिए जो मैंने यहां डायग्राम बनाया बस उसको दिमाग में रखिए और देखिए कितनी इजी से आप रिएक्शन कर सकते हैं।
सबसे पहले अगर वोल्टेज अभिक्रिया की बात करें, यहां देखिए, अगर एक एल्किल ग्रुप से दूसरा एल्किल ग्रुप मिल जाए, एक एल्किल ग्रुप से दूसरा एल्किल ग्रुप मिल जाए तो एल्केन बनती है। क्या बन जाती है? एल्केन बन जाती है। और इसी को ही कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। यह होता है काम सोडियम की उपस्थिति में और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अभी समीकरण करके दिखाऊंगा, बस आपको क्या याद रखना है कि जब दो एल्किल समूह मिलने वाली अभिक्रियाओं को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। अगर बात करें फिटिंग की, फिटिंग में होता है जब दो एराइल समूह आपस में मिल जाते हैं, इसमें दो एराइल समूह ये वाले, तब उसे हम कहेंगे फिटिंग अभिक्रिया। नाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया पूछी जाती है, लगातार बोर्ड में आता है। बस आप पहले ये डायग्राम दिमाग में रखिए, तुरंत रिएक्शन आप बनाना सीख जाएंगे। तीसरा देखिए, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। देखो इसमें वोल्टेज नाम भी है और फिटिंग भी है। वोल्टेज फिटिंग में क्या होता है, जब एक एराइल समूह एक एल्किल समूह मिलता है, दोनों, एक एराइल समूह एक एल्किल समूह, दोनों के मिलने की अभिक्रिया को हम कहते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ये भी आपकी समझ में आ गया हो तो अब देखिए श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है? इसे कहते हैं हैलोजन विनिमय। एक हैलोजन से दूसरी हैलोजन का विस्थापन होना, यानी कि जब बेंजीन की रिंग पे आप F फ्लोराइड अणु आ जाता है तो वही अभिक्रिया कहलाती है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। अब आप समीकरण सीखिए कि समीकरण बनती कैसे हैं, ये समझिए। पहले समीकरण देखिए बनती कैसे हैं, समीकरण बनाना आपको सिखा देते हैं। चलिए समीकरण की बात करते हैं। इसे नोट कर लिया है तो अब आप देखिए कितने इजी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ये समझिए। सबसे पहले अगर हम बात करें वोल्टेज अभिक्रिया की, वोल्टेज अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है और लगातार एग्जाम में आ रही है, किसी ना किसी रूप में तो आएगी। आप बस इसके स्वरूप को समझिए, देखिए अब आप कितनी इजी से इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले वोल्टेज अभिक्रिया की अगर हम बात करें, यहां देखिए वोल्टेज अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको लेना है एल्किल ग्रुप RX, एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है, एक और एल्किल हैलाइड अणु ले लीजिए, दो एल्किल हैलाइड अणु लगते हैं और ये होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो दो R मिलते हैं, यही तो कहा था एल्किल एल्किल समूह, दो R, ये R और ये R मिल जाते हैं और 2NaX बाहर हो जाएगा। 2 इसलिए कि X के अणु 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए। तो ये हो जाती है वोल्टेज अभिक्रिया, दो एल्किल समूह का मिलना। अब आप बोर्ड में कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब देखिए अगर आपको वहां बनानी हो एथेन, यानी कि आपने अगर यहां लिखा एल्किल ग्रुप की जगह CH3 मैथिल ले लिया और X की जगह Cl, मैथिल क्लोराइड प्लस 2Na, ऐसा क्या ऐसा ही, प्लस या फिर मैथिल लीजिए CH3Cl और शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही लेनी है ये। तो देखिए क्या होना है, 2R CH3 दोनों R मिल गए तो देखिए एथेन बन गई, C2H6 बन गई नहीं एल्केन, यही तो है एल्केन बनाने की विधि। तो वोल्टेज अभिक्रिया द्वारा आप बनाते हैं एल्केन, एथेन बनी है। जब आप मैथिल लेंगे तो एथेन बनेगी, कार्बन के दुगने हो जाएंगे, एक कार्बन लोगे तो 2 कार्बन वाली बनेगी, 2 कार्बन लोगे तो 4 कार्बन वाली बनेगी। ये ध्यान रखना, दुगना हो जाती है कार्बन की संख्या। इस तरीके से इसे कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। तो वोल्टेज अभिक्रिया होती है दो एल्किल समूह का मिलना। क्लियर बात हो गई समझ में? अब देखिए अगर आती है फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग में क्या बताया था, दो एराइल समूह। चलिए दो एराइल समूह ले लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दो एराइल समूह किस तरीके से लेना है। बेंजीन की रिंग, बेंजीन बनाइए एराइल समूह और इसके ऊपर लगाइए Cl ले लेते हैं, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। तो RX का मतलब तो यही हुआ, अब क्या हमने R लिया एराइल समूह में, प्लस यही अभिक्रिया देखिए 2Na और प्लस फिर R बेंजीन रिंग के रूप में लिखिए और इसके ऊपर लगाइए Cl, ठीक है। और ये भी होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में।
अब के क्या बताया था, दो एराइल समूह का मिलना। तो देखिए कितने इजी से आप दो एराइल समूह आपस में मिला दीजिए, ये मिल गए दो एराइल समूह और ये बन गया डाइफेनिल। डाई माने दो और फेनिल माने दो समूह मिल गए, डाइफेनिल बन जाता है। और प्लस 2NaCl बाहर, 2NaCl बाहर। तो देखिए सेम यही अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया से आप सारी अभिक्रिया आसानी से बना सकते हैं। बस आपको क्या याद रखना था, एल्किल समूह का मिलना वोल्टेज अभिक्रिया और दो एराइल समूह का मिलना फिटिंग अभिक्रिया। ये भी समझ में आ गया आपकी। अब वोल्टेज फिटिंग देखिए, देखो इसमें नाम आया वोल्टेज और फिटिंग। वोल्टेज अगर नाम आए तो एक तो ले लीजिए एल्किल समूह, एक एराइल समूह। क्लियर। अब देखिए कैसे, इसी समीकरण को देखिए, तीसरी समीकरण भी बना देते हैं बहुत इजी से। सबसे पहले आपको लेना है एक एराइल समूह, क्लोरोबेंजीन ही ले लीजिए Cl, एक एराइल समूह लेना है। इसके बाद प्लस सोडियम धातु तो लेनी ही लेनी है, प्लस अब के लेना है एक एल्किल समूह यानी कि CH3Cl ले लीजिए, एक एराइल समूह एक एल्किल समूह। दोनों जब आपस में शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही होती है, ये भी दोनों जब आपस में मिलेंगे, यहां बना देते हैं ये देखिए, और इसके ऊपर दो आर का, एक एल्किल समूह तो एराइल का, एक एल्किल समूह एल्किल वाला आर, तो ये बने टालुइन, टालुइन और प्लस 2NaCl तो बने ही बनेगा। इस तरीके से आपको नाम की रिएक्शन वोल्टेज अभिक्रिया वाली तीनों याद हो गई। अब कैसे याद हुई, दो एल्किल समूह का मिलना वोल्टेज और एक दो एराइल समूह का मिलना फिटिंग, एक एराइल समूह एक एल्किल समूह का मिलना वोल्टेज फिटिंग। तो बताइए कितनी इजी से आपने ये तीनों अभिक्रिया कर ली। अब बात करेंगे इसी चैप्टर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया की भी बात कर लेते हैं। अगर आप स्वार्ट्ज अभिक्रिया कर रहे हैं तो स्वार्ट्ज भी देख लीजिए। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में करना क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए स्वार्ट्ज अभिक्रिया कैसे करनी है, यह होता है हैलाइड अणुओं का विनिमय। चलिए देख लेते हैं स्वार्ट्ज में। अगर आपने ली है यहां तो क्लोरोबेंजीन ले लीजिए ये Cl, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको CH3Cl, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, आप ऐसा तत्व लीजिए जिसके साथ F आता हो, तो आप यहां ले लीजिए AgF, चाहे यहां भी ले लीजिए AgF। अब आप देखिए ये AgCl तो बाहर हो जाएगा AgCl और ये F CH3 के साथ चला जाएगा CH3F, मैथिल फ्लोराइड बन गया और AgCl बाहर हुआ है। इसे ही कहते हैं एक हैलाइड के अणु का दूसरे हैलाइड के अणु से विस्थापन हो गया, तो यही कहलाती है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। अगर यहां Ag की जगह NaI ले लेते तो फिर यहां I आ जाता, फिर ये कहलाता फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। अगर NaI ले लेते तो फिर ये अभिक्रिया कहलाती फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। याद रखना F लिया है तो स्वार्ट्ज। तो इस तरीके से आपने हेलो एल्केन में जितनी भी नाम की अभिक्रियाएं हैं चारों की चारों 5 हो गई, फिंकलेस्टाइन भी आपने सीख ली। इसके बाद दूसरे लेसन की अगर हम बात करें, दूसरे लेसन देखो एक इसका स्वरूप बताया है ये भी समझ लीजिए वोल्टेज अभिक्रियाओं का। देखो दो आर का मिलना तो वोल्टेज रिएक्शन, एक एराइल समूह और एक आर का मिलना, एक एराइल समूह एक आर का मिलना, देखो ये रहा, तो ये कहता है वोल्टेज फिटिंग। और फिटिंग में दो आर का एराइल समूह का मिलना ये कहलाता है फिटिंग रिएक्शन। ये इसका पूरा का पूरा संक्षिप्त देख लीजिए, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये तीनों कंपेयर करके यहां दिखाई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब नेक्स्ट रिएक्शन की ईथर के चैप्टर पे आते हैं। ईथर मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन पूछी जाती है इसमें। सबसे पहले आप देखिए विलियमसन संश्लेषण नाम से भी अभिक्रिया पूछी जाती है, विलियम संश्लेषण, या ये भी पूछा जा सकता है ईथर के बनाने की विधि। बहुत ही इजी वे में समझा देते हैं। सबसे पहले विलियमसन संश्लेषण की बात करें, एल्कोक्साइड लेना है। ये एल्कोक्साइड क्या होता है ये मैं बता देता हूं, RONA,
ये होता है एल्कोक्साइड, RONO को कहते हैं एल्कोक्साइड, ये लेना है। और इसकी अभिक्रिया करा देनी है एल्किल हैलाइड से, यानी कि RH से। एल्किल हैलाइड से क्रिया करा देनी है तो ईथर बनता है, जो कि SN2 अभिक्रियाओं का उदाहरण भी है, जो कि SN2 अभिक्रिया का उदाहरण भी है। चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती है। यहां समझा देता हूं, और अभिक्रिया भी आप तुरंत बना सकते हैं। RON लिया आपने, ठीक है ना, एल्कोक्साइड, और जब इसकी क्रिया कराई आपने RH से, ये देखिए RH से अभिक्रिया कराई, तो क्या होता है, ये जो Na होता है ये X को लेके बाहर हो जाता है, NaX बाहर हो जाता है और ROR बनता है। यही तो होता है ईथर का सूत्र। जब दो एल्किल समूह के बीच में ऑक्सीजन का परमाणु आता है तो उसे ईथर कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपस में जुड़कर ईथर बना लेते हैं। अब अगर R की जगह आपने रखा C2H5 एथिल ग्रुप H5 रख दीजिए, तो देखिए R की जगह C2H5 आ जाएगा, यहां भी C2H5 आ जाएगा, तो डाई एथिल ईथर बन जाएगी। संश्लेषण के द्वारा ईथर बनाते हैं, नाम से आती है। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर ईथर क्लाइवेज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्यों? ईथर क्लाइवेज जो रिएक्शन होती है, जब ईथर के ऊपर आप या तो HI की अभिक्रिया करा दे या HBr से अभिक्रिया करा दे ईथर के, तो देखिए कौन कौन बनता है, एल्कोहल बनता है और एल्किल हैलाइड बनता है। दोनों ही आपके कोर्स में है। यहां बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी है। अगर एल्कोहल बनाने की विधि आपसे पूछी जाए तो आपको इसी विधि का इस्तेमाल कर देना है, इसी का ही प्रयोग करना है। या एल्किल हैलाइड बनाने की विधि पूछी जाए तो इसी का ही प्रयोग करना है। समीकरण, आइए समीकरण भी दिखा देते हैं। देखिए ये बताया था RON, अगर यहां R की जगह ले लेते हैं C2H5ON, इसे कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। क्लियर? जब इसकी क्रिया करा देते हैं एल्किल हैलाइड से C2H5Cl ले लीजिए, एथिल क्लोराइड से, RX का मतलब एथिल क्लोराइड से, तो क्या होता है, NaCl तो बाहर हो जाएगा। चलिए NaCl तो कर देते हैं बाहर, ये हो गया। और जो बचेगा देखो यहां C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर बन जाता है। तो यही तो है ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। तो विलियमसन संश्लेषण नाम से भी आती है, ईथर बनाने की विधि भी आती है। इस तरीके से ये हुई विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, डाई एथिल ईथर आपने बना ली। अगर ईथर अपघटन की बात करें, ईथर अपघटन आते ही आप समझ जाना एल्कोहल बनाना है या कोई भी हैलाइड बनाना हो। अब देखिए कैसे, नंबर 1 अभिक्रिया पढ़ ली, नंबर 2 देखिए, आपको लेनी है ईथर, आपको ले लेनी है ईथर। यहां देखिए C2H5O C2H5, ये ली आपने ईथर। जब इसकी क्रिया आप करा रहे हैं HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो क्या होना है, C2H5OH एथिल अल्कोहल, ये यहां से ब्रेक होके ये हाइड्रोजन का अणु यहां आ जाएगा और C2H5I इसके साथ जुड़ जाएगा C2H5I। इस तरीके से आपने यहां अल्कोहल भी बना ली और यहां एथिल आयोडाइड RX भी बना लिया। तो इसलिए ये ईथर का अपघटन भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये अभिक्रिया यहां समझाई है। नेक्स्ट अभिक्रिया की अगर हम बात करें, ये देखिए फिनोल की बात करें, फिनोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से नाम की अभिक्रिया तो पूछी ही जाती है। आपको ये रिएक्शन कैसे याद रखनी है, पहले तो ये देखिए याद करने का तरीका बनाया हुआ है। अगर आपसे पूछता है कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे की विधि नाम से आती है ये, इसमें आपको चाहिए फिनोल और फिनोल से बनता है सैलिसिलिक अम्ल। याद रखना फिनोल से क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल। सबसे पहले जब आप ये अभिक्रिया सीख रहे हैं तो सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला लिख देते हैं, बेंजीन की रिंग के ऊपर OH और COOH ये ग्रुप जुड़ता है तो इसे कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सूत्र नोट कर लेना है, रिएक्शन अभी थोड़ी देर में समझा देंगे। इसी के साथ अगर आपने लिया है फिनोल, फिनोल से अगर आप बना रहे हैं सैलिसिल्डिहाइड, तब इस अभिक्रिया को कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी फार्मूला आप नोट कर लीजिए। बेंजीन की रिंग के ऊपर OH लगा के और CHO लगाइए।
इसे तो कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, और इसे कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। इस तरीके से अगर आप बना रहे हैं एल्डिहाइड फिनोल से तो ये अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। अगर आप बना रहे हैं फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल, फिर इस अभिक्रिया को कहते हैं कोल्बे रिएक्शन। तीसरी सैंडमायर अभिक्रिया भी समझिए, ये भी नाम से आती है सैंडमायर अभिक्रिया। आपने कोई भी डाई एजोनियम अगर लवण लिया है, डाई एजोनियम लवण अगर आपने लिया है और उसमें उस पे आके जुड़ रहा है Cl या Br या Cn, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और इनमें से तीनों में से कोई भी आके जुड़ जाए बेंजीन के रिंग पे, या तो Cl या Br या Cn, तब ये अभिक्रिया कहलाती है सैंडमायर अभिक्रिया। और इसी तरीके से गाटरमान रिएक्शन में भी यही तीनों, ये दोनों आके जुड़ते हैं या तो Cl या Br बेंजीन के रिंग पे, तो वो अभिक्रिया कहती है गाटरमान अभिक्रिया। दोनों में क्या अंतर होता है ये अब आपको समीकरण के द्वारा समझा देते हैं। चलिए समीकरण देख लेते हैं। अब देखिए, अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बात करें, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के रिंग के ऊपर N2Cl, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये देखिए, ये बेंजीन के रिंग के ऊपर आपने लिख दिया N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर इसकी अभिक्रिया आप करा रहे हैं HBr से कॉपर पाउडर की उपस्थिति में, यहां देखिए कॉपर पाउडर लिया है, बस यही अंतर होता है, कॉपर पाउडर लिया है तब इसको कहेंगे गाटरमान रिएक्शन, कॉपर पाउडर। तो इसमें ये जो Br का अणु है ये बेंजीन की रिंग के ऊपर Br आके जुड़ जाता है, ब्रोमो बेंजीन बन जाती है, ये बनती है ब्रोमो बेंजीन, और साथ के साथ ये N2 यहां से बाहर हो जाती है, N2 बाहर हो जाती है। किससे करा रहे हम, हाँ यहाँ तो आपको, हाँ यहां लेना था आपको N2Cl, हाँ, तो इस तरीके से ये आपको बन जाती है ब्रोमोबेंजीन, तो ये कहलाती है गाटरमान रिएक्शन। इसी के साथ साथ अगर आप HCl से अभिक्रिया करा रहे हैं और कॉपर पाउडर ही लिया है, देखो HCl से अभिक्रिया हो रही है तो क्या आके जुड़ेगा Cl, तो बेंजीन के रिंग के ऊपर आके जुड़ जाएगा Cl और इसे कहेंगे क्लोरोबेंजीन, और ये नाइट्रोजन यहां से बाहर हो जाएगी। तो गाटरमान रिएक्शन की यही पहचान होती है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर कॉपर पाउडर की उपस्थिति में या तो HCl की अभिक्रिया कराई या HBr की, तो इस तरीके से बेंजीन की रिंग पे वही हैलाइड का अणु आके जुड़ जाता है और नाइट्रोजन बाहर हो जाती है, इसे ही कहते हैं गाटरमान रिएक्शन। बस गाटरमान रिएक्शन में यहाँ कॉपर पाउडर लेना है, यहाँ अलर्ट रहना है। अगर सैंडमायर अभिक्रिया आए तो सैंडमायर अभिक्रिया भी देख लीजिए, सैंडमायर अभिक्रिया भी बनती बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से है। लेकिन अब आप देखिए, अगर आपने कॉपर पाउडर की जगह क्यूप्रस क्लोराइड लिया है CuCl, क्या लिया है CuCl, कॉपर पाउडर ना लेके CuCl ले लेते हैं और बेंजीन के रिंग पे आ जाता है Cl, तो क्लोरोबेंजीन तो बनती है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस निकल के जाती है, उसमें भी नाइट्रोजन गैस निकल के गई थी और Cl माइनस का अणु भी निकल के बाहर हो जाता है। तो अब आप देखिए क्लोरोबेंजीन तो बनी, अंतर क्या है गाटरमान में और सैंडमायर अभिक्रिया में, बस वहां कॉपर पाउडर लिया है, यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड लेनी है, यही अंतर है। इसी तरीके से यहाँ क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लेनी है तो ब्रोमाइड आ जाएगा, और अगर साथ के साथ HBr तो लेना ही है, HCl तो लेना ही है, और अगर ले लेते हैं Ki तो आयोडीन आके जुड़ जाएगी, और अगर आपने लिया है HbF2, NaNO2 की उपस्थिति में HbF2 तो फ्लोराइड आके जुड़ जाती है। इस तरीके से आप सैंडमायर अभिक्रिया से कोई सभी हैलाइड का अणु बना सकते हैं, जो भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए। अगर आपसे कहेगा क्लोरोबेंजीन बनाने को तो फिर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl ले लेना है। इस तरीके से आप सैंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया में अंतर कर सकते हैं। आइए अंतर भी देख लेते हैं। इन दोनों रिएक्शन में अंतर देखिए, देखो यहां लिया है क्यूप्रस क्लोराइड, अगर हम बात कर रहे हैं सैंडमायर अभिक्रिया की, और अगर हम बात करें गाटरमान रिएक्शन की तो यहां लिया है कॉपर पाउडर। दोनों में अंतर यही होता है, बस यहाँ कॉपर पाउडर लिया है, यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड लिया है, बस दोनों में अंतर यही लेना है, और दोनों में बनता सेम प्रोडक्ट ही है, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनता है। तो बस अंतर कॉपर पाउडर का और क्यूप्रस क्लोराइड का है, ये अंतर हो गया आपके इस अभिक्रियाओं का। अब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया, ये तो लगातार एग्जाम में आती ही है,
इसको भी समझ लीजिए। जब भी आपके एग्जाम में कोल्बे अभिक्रिया आए तो आपको बहुत अलर्ट होकर ये समीकरण करनी है। इसके लिए आपको एक तरीका याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहले जब भी कोल्बे रिएक्शन कहे तो आप समझ जाओ, अभी आपको लेना है एक तो फिनोल, जिसे कहते हैं C6H5OH। ये फिनोल होता है, या इसको ऐसे लिख देते हैं बेंजीन की रिंग के ऊपर OH। एक तो फिनोल लेना है। फिनोल की अभिक्रिया रिएजेंट के रूप में आपको लेना है NaOH की उपस्थिति में CO2 से क्रिया करा दो। कार्बन डाइऑक्साइड, कोल्बे विधि का मतलब है CO2 से अभिक्रिया। अब CO2 से अभिक्रिया करते ही सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा, जिसे कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। और इसका अनुसूत्र अभी बताया था, बेंजीन की रिंग के ऊपर OH और COOH का आना ही क्या कहलाता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल कहलाता है। इसका मतलब याद क्या करना है आपको कि रिंग के ऊपर क्या आ जाता है? COOH ग्रुप का आना ही कोल्बे अभिक्रिया होती है, अर्थात CO2 का COOH में बदलना, कार्बन डाइऑक्साइड का COH में बदलना, कोल्बे विधि। अब कैसे करते हैं इस अभिक्रिया को? आइए अभिक्रिया भी एक बार देख लेते हैं कि ये अभिक्रिया होती कैसे है। अगर एग्जाम में ये अभिक्रिया आपसे पूछी जाए तो कोल्बे अभिक्रिया कैसे करते हैं ये समझा देते हैं। चलिए देख लेते हैं कोल्बे अभिक्रिया को कि कैसे ये अभिक्रिया होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लेना है फिनोल। फिनोल देखिए, ये लिया आपने फिनोल, बेंजीन की रिंग के ऊपर OH लगाइए, ये आपने लिया है फिनोल, और इसकी अभिक्रिया कराइए CO2 से NaOH की उपस्थिति में। अब क्या होता है? अब बस आप यहां समझिए, ये जो होता है ये तो OH है ही, इसकी बेंजीन के रिंग के ऊपर ऑर्थो यहां पोजीशन पे COO आके जुड़ जाएगा और जल बाहर हो जाएगा। जल बाहर, ये Na यहां आके जुड़ जाएगा, COO ये बन जाएगा। और इसका भी जब अम्लीयकरण करेंगे, HCl के द्वारा अम्लीकरण करते हैं HCl की उपस्थिति में, तो क्या होता है? ये Na तो Cl को लेके बाहर हो जाता है, ये देखिए NaCl तो हो जाता है बाहर, और यहां आ जाता है COOH ग्रुप। ये हाइड्रोजन यहां Na की जगह आ जाएगी। जब NaCl बाहर हो जाएगा तो NaCl बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, जिसे कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इस तरीके से कोल्बे विधि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है, आप इस समीकरण को करके आ सकते हैं। बस कोल्बे विधि में आपको याद रखना है CO2 का COOH आके ग्रुप पे जुड़ना, ये थी कोल्बे विधि। नेक्स्ट विधि भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए, राइमर टाइमन अभिक्रिया, ये भी नाम से पूछी जाती है, राइमर टाइमन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको लेना है फिनोल, ये भी फिनोल पे ही होती है, और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करा देनी है NaOH की उपस्थिति में इससे, फिनोल से। तो क्या होता है? बेंजीन की रिंग पे एल्डिहाइड ग्रुप आके जुड़ जाता है और बनता है सैलिसैल्डिहाइड। अब सैलिसैल्डिहाइड का सबसे पहले आप सूत्र नोट करिए, बेंजीन की रिंग के ऊपर, यानी कि यहां तो फिनोल ही रहेगा, CHO ग्रुप आके जुड़ जाना, इसे ही कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड, और इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, यही होता है। और याद कैसा लिखना है? बेंजीन की रिंग पे CHO ग्रुप का आके जुड़ना ही राइमर टाइमन अभिक्रिया कहलाता है। ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझते हुए आपको करना है। आइए समझा देते हैं कि ये कैसे होती है अभिक्रिया। चलिए इस अभिक्रिया को देख लेते हैं कैसे होनी है ये अभिक्रिया। अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, अब आप समझिए इस अभिक्रिया को भी। ये अभिक्रिया आपको करनी कैसे है ये भी देख लीजिए। सबसे पहले जब आपको लेना है फिनोल, क्योंकि फिनोल पे ही होती है राइमर टाइमन अभिक्रिया। ये लिया आपने फिनोल, जब इसकी क्रिया कराते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म से NaOH की उपस्थिति में। अब आप समझिए, जैसे ही ये कराते हैं
तो अब आप देखिए एक Na का अणु यहां से Cl के अणु को लेके बाहर हो जाएगा, NaCl यहां से बाहर हो जाएगा, एक तो ये बाहर हुआ, और एक Na का अणु यहां से ये H का और ये OH जल बाहर हो जाएगा, और एक Na यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा देखिए O। जब ये हाइड्रोजन यहां से बाहर हो गई इस OH के साथ, तो ये Na का अणु यहां आ जाएगा ONa। तो देखिए एक Na यहाँ, एक Na यहाँ, दो Na के अणु लगे तो यहाँ दो लिख दीजिए। अब दो जैसे यहाँ हुए तो यहाँ भी संतुलित करने के लिए दो लगाइए। तो और क्या हुआ है, यहाँ क्या ग्रुप बचा, CHCl2 बचा ना, एक Cl तो पहले ही Na के साथ बाहर हुआ, तो यहाँ बचा CHCl2, CHCl2 यहाँ बचा। अब आप देखिए, अब इसका आगे भी ये जो तत्व बना, इसकी दोबारा फिर NaOH से अभिक्रिया कराइए, NaOH से दोबारा अभिक्रिया होती है, तो होता क्या है, अब यहां भी समझिए, ये NaCl फिर बाहर हो जाता है, NaCl बाहर और OH भी बाहर, जल का अणु भी दोबारा फिर बाहर हो जाता है। तो अब आप इसे समझिए, ये क्या बनता है ये भी देख लीजिए। बेंजीन की रिंग पे ऊपर तो ONa तो है ही, और यहां CHO ग्रुप आके जुड़ जाता है CHO, क्योंकि Cl के दोनों अणु Na से बाहर हो गए, तो यहां भी संतुलित करेंगे तो 2 लगा दीजिए, तो NaCl बाहर, 2NaCl बाहर, 2NaCl बाहर हो जाता है। इसके साथ साथ ये बन गया, और अब इसका जैसे ही ये बना, इस तत्व को यहां दोबारा लिख देते हैं। अब समझिए ONa और यहां है CHO, इसका फिर अम्लीकरण कहते हैं HCl की उपस्थिति में। तो यहां से NaCl फिर बाहर हो जाता है और H का अणु आके जुड़ जाता है, और देखिए बन गया ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजील्डिहाइड अणु बन गया। यही थी राइमर टीमन अभिक्रिया, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, इसको नोट कर लीजिए और तुरंत ही आपसे यह अभिक्रिया बनानी आ जाएगी। अब थोड़ा सा अगर इनमें अंतर देखिए अंतर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिल्डिहाइड, ये आप देखो ये बनाया है सैलिसिलिक अम्ल, तो ये होता है, ये गलत है यहाँ, ये होता है अगर बेंजीन की रिंग पे COOH आता है कोल्बे विधि में, और अगर बेंजील्डिहाइड बनता है OH और यहाँ CHO, तो बेंजील्डिहाइड बनता है, तो ये कहलाता है सैलिसिल्डिहाइड, तो राइमर टीमन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, अगर फिनोल से चाहिए कोल्बे, याद करने का तरीका, फिनोल से चाहिए कोल्बे या फिनोल से चाहिए एल्डिहाइड बनने का, तो राइमर टीमन अभिक्रिया का द्वारा बनता है, और अगर बना रहे हैं एसिड तो कोल्बे विधि के द्वारा बनता है, एसिड बना रहे हैं तो कोल्बे विधि से, और डाइएजोनियम से बनाते हैं हैलाइड या साइनाइड लगाते हैं तो सैंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। बस ये याद कर लीजिए इतना ही। इसके बाद अब आप देखिए संघनन अभिक्रियाएं, संघनन अभिक्रियाएं भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब संघनन अभिक्रियाएं में देखिए, इसे थोड़ा सा नोट करिए पहले, एसिटेल्डिहाइड का एसिटेल्डिहाइड के अणु से जुड़ना NaOH की उपस्थिति में, तो ये कहलाता है संघनन अभिक्रिया। और कैनुजारो अभिक्रिया देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NaOH से करा देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से होते ही मैथिल अल्कोहल बनता है और सोडियम मेथॉक्साइड प्राप्त होता है, तो ये कहलाती है कैनुजारो अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, पहले नोट कर लीजिए, समीकरण भी देखेंगे। अगर कलीमेंशन अपचयन, देखो यहाँ अपचयन की बात है, अपचयन का मतलब होता है जिस पे भी कीटो ग्रुप होता है, ये CO ग्रुप वाला, चाहे वो एल्डिहाइड हो RCHO या कीटोन हो RCOR, दोनों पे कीटो ग्रुप होता है, तो कीटो ग्रुप का CHO ग्रुप में बदल जाना जिंक अमलगमित जिंक और HCl की उपस्थिति में कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, ये समझ लीजिए। और वुल्फ किस्नर अपचयन भी समझिए, ये भी यही होता है, CO ग्रुप का CHO ग्रुप में बदल जाना, लेकिन ये होता है हाइड्रोजन की उपस्थिति में। दोनों ही सेम होती है, बस दोनों में अंतर क्या होता है, अगर CO ग्रुप बदल रहा है CH2 ग्रुप में अमलगमित जिंक के द्वारा HCl की उपस्थिति में तो है रिडक्शन कलीमेंशन, और अगर हो रहा है हाइड्रोजन की उपस्थिति में तो है वुल्फ किस्नर। इनके समीकरण देख लीजिए एक बार, देखिए एल्डोल संघनन समझा देते हैं। यह है एल्डोल संघनन में कैसे होता है एल्डोल संघनन,
ये अभी समझाता है, पहले केनिजारो अभिक्रिया देखिए। फॉर्मेल्डिहाइड का NaOH से अभिक्रिया होने पर मैथिल अल्कोहल बनता है और सोडियम मेथॉक्साइड प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया है, इसको ही नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नोट कर लीजिए। इसके साथ कलीमेंसन अपचयन देखिए, कलीमेंसन अपचयन कैसे होता है और वुल्फ किसनर अपचयन, ये दोनों मैं अभी आपको समझा देता हूं। और ये देखिए, बस इसको बस समझ लीजिए। इन एल्डोल संघनन देख लीजिए, एल्डोल संघनन को मैं समझा देता हूं। एल्डोल संघनन होता कैसे है ये देखिए, एल्डोल संघनन समझ जाइए और फिर आपकी रिएक्शन तैयार हो जाएगी। जो एसिटाल्डिहाइड होता है CH3, ऐसे लिखिए एसिटाल्डिहाइड को, यानी कि CH3CHO को आप ऐसे लिखिए। और जब दोबारा भी इसी को इस तरीके से लिखिए, ऐसे HCH और CHO, एक तरफ सीधा लिख दीजिए, एक तरफ ऐसे उल्टा कर दीजिए, ये हाइड्रोजन का अणु और ऑक्सीजन का अणु मिल जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन वाली अभिक्रिया होती है ये। अब आप देखिए क्या होता है, अब बनेगा क्या, CH3, यहां देखिए C, ये तो ऐसे ही H, और ये O इधर आके H ऐसे जुड़ जाएगा, OH यहां आ जाएगा, और फिर इसे ऐसे ही जोड़ दीजिए CH, H और CHO। तो यही कहलाता है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन पे एल्डिहाइड का अणु एल्डिहाइड से, कीटोन का अणु कीटोन से भी जुड़ सकता है, और कीटोन का अणु एल्डिहाइड से भी जुड़ सकता है। तो ये कहलाता है एल्डोल संघनन। अगर अब आप करें अपचयन की बात, अब देखिए RCOR, ये ले लीजिए कीटोन, इस तरीके से ये CO ग्रुप है। जब इसका अपचयन करते हैं अमलगमित जिंक ZnHCl के द्वारा, तो ये जो था CO ग्रुप R CH2 में बदल जाएगा, CH2 में बदल जाएगा, यहाँ ये वाला, और साथ के साथ जल बाहर हो जाएगा। इस तरीके से 4 अणु लगते हैं, जब संतुलित करोगे तो एल्केन बनती है, ये बन गई एल्केन। तो कीटोन से का अपचयन अमलगमित जिंक के द्वारा होता है, तो ये कलीमेंसन अपचयन, ये हुआ कलीमेंसन। वुल्फ किसनर भी देख लीजिए, RCO, ये वुल्फ किसनर में आपको क्रिया करानी है हाइड्रोजन से, NH2 ये हाइड्रोजन से क्रिया कराइए। और जब ये क्रिया कराते हैं तो सबसे पहले समझिए RC डबल बॉन्ड O होता है ना, ये O निकल जाएगा, यहां से जल बाहर हो जाएगा, ये H2 का अणु बाहर हो जाएगा, तो क्या बचा NH2, ये हाइड्रोजन का अणु ऑक्सीजन के अणु से जल के रूप में बाहर हो जाएगा, ये बनेगा। और जब इसको गर्म कर देंगे तो यहां से N2 बाहर हो जाएगी, तो देखिए बन गया RCH2। देखो ऊपर वाले में भी यही बना है और यहां भी यही बना है, तो ये कहलाता है वुल्फ किसनर अपचयन, और ये कहलाता है क्या, कलीमेंसन अपचयन। दोनों में अंतर देख लिए, बनता दोनों में सेम प्रोडक्ट ही है। तो इस तरीके से ये आपके नाम की अभिक्रिया हुई। एक बार अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल संघनन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनिजारो अभिक्रिया। देखिए अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, CH3CHO लिखिए। जिस कार्बन से एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, इसके पीछे वाला कार्बन पे हाइड्रोजन होना, ये कहलाती है अल्फा हाइड्रोजन। अब फॉर्मेल्डिहाइड देखिए HCHO, इसके पीछे जब कार्बन ही नहीं है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनिजारो अभिक्रिया करनी है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल होता है। ये दोनों संघनन मैंने आपको समझा दिए। रिडक्शन में एसिड बेस में रिडक्शन करते हैं अम्ल के द्वारा, तो कलीमेंसन अपचयन, और अगर बेसिक में कहते हैं यानी कि हाइड्रोजन से, तो वुल्फ किसनर रिडक्शन। तो इस तरीके से आपने इसमें नाम की अभिक्रियाएं जानी। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 4 ही क्वेश्चन है समाविवी संख्या निकालने के, और आपके चारों के चारों आने चाहिए। बहुत इजी वे में मैं आपको इन चारों को समाविवी संख्या निकालनी सिखा दूंगा, और डेफिनेटली इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो समाविवी संख्या जो भी क्वेश्चन है, ये 4 ही है, इनमें से आप पे निकालनी आनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले C4H10O के सभी संभव समावयवी पूछे हैं, और वो भी अल्कोहल के। यहाँ ध्यान देना आपको, यहाँ अलर्ट रहे बिल्कुल, अल्कोहल कहाँ है। क्वेश्चन देखो दूसरा भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है,
सभी संभव समावयवी। यहाँ कहा है ईथर के, और देखो तीसरा भी सेम ही क्वेश्चन है, बस Cl ही तो अलग है। यहाँ कहा है Cl जोड़कर, है सबका सूत्र एक ही, और यहाँ सभी पूछे हैं। तो चारों क्वेश्चन एक जैसे ही आपको लग रहे हैं, लेकिन पेपर में जब आएगा तो आपको ध्यान देना है अल्कोहल बोला है या ईथर बोला है या सभी बोले हैं। तो चलिए निकालना सिखा देता हूं, कितने इजी से आप समावेशी संख्या निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने कार्बन दिए हैं उतने कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3 4, ऐसे 4 कार्बन लिख लीजिए। और अब आपको क्या काम करना है, ये कहा है अल्कोहल, अल्कोहल में OH ग्रुप आता है, तो सबसे पहले OH ग्रुप इस कार्बन पे जोड़ दीजिए थोड़ा सा गैप देकर। अब आपको ये पता होना चाहिए हर कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो आपको इनके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड लगाइए ऐसे, बस इतना काम कर देना है। और अब कार्बन की संयोजकता करनी है आपको 4 पूरी। देखिए यहां कार्बन की संयोजकता आई है 1, तो H के अणु से उसकी संयोजकता पूरी कर दीजिए, हाइड्रोजन को हो जाएंगे 3। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता करनी है 4। अब यहां देखिए, यहाँ कार्बन की संयोजकता, इस कार्बन की अगर बात करें 1 2, 2 संयोजकता और आ जाएंगे हाइड्रोजन के 2 अणु, क्योंकि कार्बन की संयोजकता करनी है 4। ऐसे इसे देखिए 1 2, 2 यहाँ आ जाएंगे हाइड्रोजन के, और 1 2 2 यहाँ। तो ये पहली संरचना बन गई, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि 4 कार्बन है तो 4 को कहते हैं ब्यूट, तो ब्यूटिल अल्कोहल। तो एक समावयवी तो ये बन गए। समावयवी आपको पता होना चाहिए, समावयवी कहते हैं किसको है, वे तत्व जिनके अनुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, वही समावयवी कहलाते हैं। शुरू में आपने एक ऐसा बना लेना। अब OH की संख्या को पहले नंबर पे थे ये, अब कैसे दूसरे नंबर पे जोड़ दीजिए। देखिए दूसरी अगर आपको बनानी हो, कार्बन ऐसे ही 4 करिए, 1 2 3 4, क्योंकि 4 कार्बन है। अब OH का अणु लाइए दूसरे नंबर पे, ये लिया है, क्लियर। अब सबके बीच में लगाना है आपको सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन की संयोजकता कर लेनी है, वो सॉरी कार्बन की संयोजकता कर लेनी है 4 पूरी, और वो भी हाइड्रोजन के तरीके से। देखो एक हाइड्रोजन ये, तो क्योंकि एक कार्बन था तो 3 से संतुष्ट हो जाएगी। इसी तरीके से 1 2 2 है इस कार्बन की संयोजकता, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, 1 2 3 यहाँ आ जाएगी, और 1 2 3 4 हर कार्बन के 4 संयोजकता हाइड्रोजन से पूरे कीजिए। अब इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, क्योंकि 2 नंबर पे आया है तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। इस तरीके से सबसे पहले तो आपको यही काम करना है, OH का स्थान बदल लेना है। तो ऐसे समावयवता जिसमें क्रियात्मक समूह बदलता है अपना स्थान, क्रियात्मक समूह समावयवता कहलाती है। तो 2 तो बनी है क्रियात्मक, क्योंकि अगर अब इसे तीसरे पे लगाएंगे तो तीसरा नहीं होता, इधर से गिनेंगे तो 1 2 2 ही होता है। तो 2 समावयवी तो बन गए इसके ये, और ये दोनों कौन सी है, क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, ठीक है ना, स्थान बदला है क्रियात्मक समूह ने। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, श्रृंखला है 4। अब श्रृंखला को छोटा करेंगे। देखिए तीसरी एक समावयवता बनती है 1 2 3 कार्बन कर दीजिए, 4 से कितने करने हैं आपको, 3 कार्बन कर देने हैं, और चौथा कार्बन जोड़ना है ऐसे। तो यानी कि आपने कितने की कार्बन की संख्या छोटी कर दी, तो 3 कार्बन संरचना करने हैं, और एक कार्बन के साथ आपको जोड़ देना है OH, और ऐसे ही सिंगल बॉन्ड करके सब कार्बन की संयोजकता 4 4 पूरी कर दीजिए। हाइड्रोजन के इसके कितने आ जाएंगे, 3, क्योंकि एक संयोजकता थी। इस कार्बन की है 3 संयोजकता, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और 1 2 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये बन गई पूरी, और यहाँ CH3, क्योंकि इसकी भी तो पूरी करनी है। तो ये बन गई 1 2 2 मैथिल प्रोपेनॉल, 2 मैथिल 1 1 2 3 2 मैथिल प्रोपेनॉल, ठीक है। तो 3 समावयवी इसके बन गए। और एक देखो, अगर कार्बन की संख्या अब ऊपर लिख दीजिए ये, तो तीसरा जो नंबर 4 बनेगा, नंबर 4 भी देख लीजिए, नंबर 4 ये बनेगा CH3 CH3, ऊपर नीचे ऐसे CH3, और सामने OH, ऐसे
ये पूरे हो जाएंगे। देखो 1 2, ठीक है ना, और 3। तो अब क्या OH की संख्या दूसरे नंबर पे आ गई। यहाँ OH पहले नंबर पे था, अब के दूसरे नंबर पे लगा दिया तो ये बन जाएगी। इस तरीके से श्रृंखला छोटी हुई है तो ये श्रृंखला समावयवी इसमें आ गई और इसकी बनेगी 4। टोटल समावयवी बनते हैं इसके 4 एल्कोहल के। अगर एल्कोहल के ऊपर क्वेश्चन आता है समावयव का तो फिर आप कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए अगर ये समझ में आया है तो हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 के पास। अब के इसमें कहा है ईथर का। आइए ईथर के लिए भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ईथर का आए तो आपको ये कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। ईथर के लिए बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ईथर के कितने बनेंगे समावयवी ये देख लेते हैं। अब बात करते हैं ईथर के। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ईथर के समावयवी पूछे जाए। ईथर किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन का समूह 2 एल्किल समूह के बीच में आता है। देखो यहाँ है C4 तो 2 तो इधर कार्बन वाला एल्किल समूह लगा दो CH3 CH2 ये, और 2 इधर लगा दो CH2 CH3। एक तो ये बन गया डाई एथिल ईथर। 2 कार्बन वाला एल्किल समूह इधर और 2 कार्बन वाला इधर। एक तत्व तो बनेगा यही C4H10O का। ईथर के लिए कर रहे हैं ऑक्सीजन ऐसे ही रहनी चाहिए। नंबर 2 समावयवी देखिए कैसे बनेंगे। एक तरफ तो लगाइए CH3 एल्किल समूह और दूसरी तरफ O इधर कर दीजिए CH2 CH2 CH3। हमेशा जब भी ये लिखे तो साइड में तो CH3 होता है, बीच में CH2 CH2 आता है। एक बन सकता है ये, इसका नाम क्या है? एथिल मैथिल ईथर। एथिल क्योंकि सॉरी ये प्रोपिल है, 3 कार्बन वाला है ये प्रोपिल। पहले मैथिल आएगा ABCD के हिसाब से पहले नाम लिखते हैं। ये देखो ये M से बनता है मैथिल और ये P है प्रोपिल, तो ABCD में M पहले आता है इसलिए पहले मैथिल का नाम मैथिल प्रोपिल ईथर। और इसका नाम था डाई एथिल ईथर। अब तीसरा देखिए, इधर ये कार्बन की संख्या है 3, इसे छोटी कर सकते हैं हम, यानी कि आइसो के रूप में भी ला सकते हैं। ये तो रखिए यहाँ CH3 ऐसा का ऐसा ही। जो बड़ी संख्या है ये, अब इसे आप ऐसे करिए CH एक तरफ C और इधर लिख दीजिए CH3, एक तरफ यहाँ लिख दीजिए CH3। तो ये वाला भी बन सकता है, देखो 1 2 3 ऐसे। तो एक श्रृंखला ये आइसो के रूप में लिख के आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो तीसरा बन सकता है ये। तो ईथर के बनेंगे 3 समावयवी इस क्वेश्चन के। ईथर के 3 ही समावयवी बन सकते हैं और ये रहे 3। 4 बने थे इसके बने हैं 3। क्लियर? क्वेश्चन जरूर आता है एक, इन चारों में से कोई सा तो एक आएगा। अब अगर पहला वाला क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो अब दूसरा ये Cl वाला देखिए, इससे समझ में और अच्छे से आ जाएगा। चलिए बना लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की समावयवी संख्या, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन इनमें से जरूर आना है और आप समझते हुए चले किस तरीके से आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है C4H9Cl के समावयवी। अब समावयवी संख्या कैसे लिखते हैं ये देखिए। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, कार्बन के 4 है तो शुरू में लिखिए आप CH3, फिर सिंगल बॉन्ड लगा के CH2 कहते चलिए CH2 4 कार्बन वाला लिखना है CH2 और एंड में जोड़ देना है Cl। एक समावयवी तो ये बनाना है, शुरू में CH3 लिखकर फिर CH2 और Cl ऐसे करना है। तो यहां जो Cl है ये 1 पोजीशन पे है। अब इस Cl को दूसरी पोजीशन पे लाइए और ये बात ध्यान रखना, जिस भी कार्बन पे ये Cl के अणु जोड़ेंगे वहां से एक हाइड्रोजन कम करनी है ताकि कार्बन की संयोजकता 4 ही रहे। देखो दूसरा जो बनेगा समावयवी, अब यहां समझिए CH3 CH2। अब मैं Cl का अणु जोड़ रहा हूं दूसरे कार्बन पे, जिस कार्बन पे जोड़ोगे वहां से हाइड्रोजन कम कर देना, 2 थी तो 1 कर देना और यहां पूरी कर देना CH3, क्योंकि बिल्कुल एंड में CH3 आते हैं। तो दूसरा बने यानी कि Cl ने अपनी पोजीशन स्थान बदला, यह हुआ स्थान समावयवता। ठीक है, यह स्थान बदल रहा है। अब
दो तो आपको ये बताना, क्योंकि तीसरे पे लगाएंगे तो जैसे गिनेंगे दूसरा ही हो जाएगा। दो तो सबसे पहले जब भी समावेशी संख्या बनाए, जो क्रियात्मक समूह होता है उसका स्थान बदल लो, पहले नंबर से दूसरे नंबर पे लाओ, तो दो ही हो सकता है। इसके बाद अब श्रृंखला पे, तीसरा नंबर पे इसकी श्रृंखला, चार कार्बन है ना, सीधे तीन कार्बन कर दो। तीन कार्बन करने का तरीका भी बता देता हूं। शुरू में लिखो CH3, फिर CH, क्योंकि कार्बन की संख्या हमें, और यहां लिख दो CH3, और एक तरफ जोड़ दे Cl, और एक तरफ जोड़ दो CH3। तो देखो तीन कार्बन की संख्या हो गई। Cl कहां जोड़ा, कार्बन की तीन संख्या करके दूसरे नंबर पे जोड़ा है। कार्बन की संख्या यहाँ चार थी, दूसरे नंबर पे जोड़ा था, आपके तीन कार्बन की संख्या करके एक यहां जोड़ दो, और नंबर चार भी हो सकता है। Cl की संख्या तीन कार्बन करके पहले पे भी जोड़ दो, देखो ऐसे CH3 CH, और यहां लिखो CH3, और सामने लिख दो Cl। ये देखो यहां Cl हो गया पहले दूसरे कार्बन पे 1 2 3, और यहां कैसे करना था 1 2 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितने समावयवी बन रहे हैं, चार, इसके समावयवी बनते हैं चार। इस तरीके से आप चार समावयवी संख्या बना सकते हैं। एक दो नहीं, एक कार्बन छूट गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां आ जाएगा CH2Cl, ये चार कार्बन वाला था ना, एक दो तीन चार, हाँ ये हो गया। देखो पहले नंबर पे जोड़ दिया और यहाँ दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ था, तो इस तरीके से चार समावयवी बन जाते हैं। अभी जो पहला वाला क्वेश्चन किया था ना, यहाँ OH ही तो लगा हुआ था बस, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, वही तो था पहले वाला। उसी के तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन हुआ है, बस क्रियात्मक समूह तो बदला, OH की जगह Cl आ गया। तो देखो चार समावयवी बनते हैं, याद रखना। अब ये अगर ऐसे क्वेश्चन आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो 5 नंबर में ही आएगा, इसको अच्छे से समझ लेना। समावयवी, सभी समावयवी संख्या पूछे, देखो अब जरा आप एक बात मुझे बताओ, अभी जो आपने पढ़ा है इसमें एक बात समझो, ये जो लास्ट वाला अगर क्वेश्चन आया तो ये 5 नंबर में ही आएगा। अब इसको बनाना सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करना। इसको बनाना सीखिए, कैसे ये बनता है ये देखिए। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए C4H10O के सभी, सभी कहा है, सभी का मतलब ये जो सूत्र होता है यो अल्कोहल और ईथर दोनों का होता है। इसका मतलब चार तो बनेंगे अल्कोहल के, देखो चार तो बनेंगे अल्कोहल के, और तीन बनेंगे ईथर के, जो अभी बना के दिखाए। टोटल कितने समावयवी बनेंगे, 7। क्लियर, क्योंकि चार तो अल्कोहल के बनेंगे और तीन बनेंगे ईथर के इसके, तो टोटल क्योंकि सभी पूछे हैं और दोनों का सूत्र सेम है। चलिए देख लेते हैं, 7 के साथ बना के दिखा देता हूं। नंबर 1, सबसे पहले बना लेते हैं अल्कोहल के चार, वही शुरू में CH3 लिखिए, CH2 CH2 CH2, और यहां जोड़ दीजिए OH, पहला ये। दूसरा, इसकी स्थान बदलिए, OH का पहले की जगह दूसरे पे लाइए, CH3 CH2, यहां दूसरे पे लाना है ना, तो यहां एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए और यहां जोड़ दीजिए OH, और सामने CH3। ये हो गया, दो समावयवी बन गए। OH को अब क्या कार्बन की संख्या कम करनी है, 4 से 3 करनी है। देखिए नंबर 3 CH3 C ऐसा लिखिए पहले तो, और 3 संख्या करनी CH3, और यहां लिख दीजिए CH3 और एक तरफ जोड़ दीजिए OH। तो कार्बन की संख्या देख लो 3 हो गई श्रृंखला, क्योंकि ये चौथा इसके नीचे आकर जोड़ गया, तो कार्बन की संख्या 4 से 3 कर दे, इसे आइसो बोलते हैं इस वाले कंडीशन को, है ना। और ये तो है टर्सली, क्योंकि 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं एल्किल ग्रुप से। अगर आइसो जोड़ना हो, देखो नंबर 4 CH3 CH, और यहां लिखो CH3, और यहां लिख देते हैं CH2OH, एक बनेगा। ये 3 कार्बन की श्रृंखला अब भी 3 ही है, तो 4 समावयवी तो बन गए अल्कोहल वाले के, ये रे चारों। क्लियर, 2 तो बन गए 4 कार्बन को लेके, और 2 बन गए 3 श्रृंखला करके। OH की पोजीशन बदल रहे हैं बस, पहले पे दूसरे पे, पहले पे दूसरे पे। अब 5वें नंबर का ईथर का, सबसे पहले ईथर का CH3 CH2, दोनों तरफ बराबर बराबर, बीच में O लेकर बराबर बराबर हिस्सा कर दीजिए, ये रहा।
एथिल ग्रुप इधर, एथिल ग्रुप इधर, डाई एथिल इधर। क्लियर। और छठा नंबर पे बनेगा, एक तरफ तो CH3 रहने दीजिए और दूसरी तरफ ये CH2 को इधर उठा के ले जाइए। देखो CH2 CH2 CH3, तो ये हो गया 6 नंबर का। एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन। अब इधर ये जो 3 है, ये 2 कार्बन हो सकते हैं आइसो रूप में। देखो कैसे, नंबर 7 आइसो रूप में, CH3 O C CH3 और CH3, यहां लिखिए CH। देखो आइसो हो गया, ये वाला ग्रुप आइसो होता है, तो आइसो ग्रुप लेकर बना दीजिए। तो ये हुआ पूरा का पूरा समायवी। इन चारों में से एक जरूर एग्जाम में आएगा, इसलिए इनके सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए, समायवी संख्या पूछी जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।